आज हम लोग 12th क्लास नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत अध्याय 4 सत्ता का वैकल्पिक केंद्र के बारे में जानेंगे, पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोग यूरोपीय संघ के बारे में, यूरोपीय संघ की गठन की प्रक्रिया के बारे में तथा इतना अध्ययन कर चुके हैं। अब हमें अध्ययन करना है कि यूरोपीय संघ का प्रभाव, यानी विश्व मंच पर यूरोप में किस प्रकार यूरोपीय संघों का यूरोप के देशों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा, उसी के बारे में हमें अध्ययन करना है। क्या इफेक्ट डाला इन संघों ने। देखिए, जो यूरोपीय संघ है, इस संघ का आर्थिक, राजनैतिक और सैनिक क्षेत्र के में व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। इसे निम्न तथ्यों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। पहला बिंदु है, इनका प्रभाव किस प्रकार पड़ा, चाहे राजनीतिक, चाहे आर्थिक, चाहे सैन्य शक्ति के क्षेत्र में यूरोप के देशों पर हम निम्नोक्त बिंदुवार समझ सकते हैं। पहला बिंदु है यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था। जो यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था थी 2005 में विश्व की सबसे अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी तथा इसका सकल घरेलू उत्पाद, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी कहते हैं, यानी इसका जीडीपी 12,000 अरब डॉलर था, जो अमेरिका के जीडीपी से भी अधिक था। यानी सकल घरेलू उत्पाद जो यूरोपीय संघ का था वो अमेरिका के जीडीपी से भी क्या था, अधिक था। इसके अतिरिक्त विश्व के व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से क्या थी, 3 गुना अधिक थी। यानी विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ का जो हिस्सेदारी था वह अमेरिका से कितना गुना अधिक था, 3 गुना अधिक था। जो अगला बिंदु, यूरोपीय संघ की आर्थिक शक्ति का प्रभाव केवल यूरोप में ही नहीं बल्कि संपूर्ण एशिया और अफ्रीका जैसे देशों पर भी पड़ा। और इसके अतिरिक्त यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था तथा एक विशेष समूह के रूप में कार्य करे। यानी कहने का तात्पर्य है कि यूरोपीय संघ का जो आर्थिक पहलू है, सिर्फ यूरोप में ही नहीं इसका प्रभाव था, बल्कि एशिया अफ्रीका के देशों पर भी व्यापार में इसका प्रभाव था। और व्यापारिक समूह के रूप में आज भी यूरोपीय संघ जो आर्थिक व्यवस्था है कार्य कर रहा है। उसके बाद तीसरी बिंदु है ब्रिटेन और फ्रांस। ये 2 महाशक्तियाँ हैं वीटो पावर युक्त, ब्रिटेन और फ्रांस। ये सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, जो कि यह यूरोपीय संघ के भी सदस्य माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त संघ के कई अन्य देश सुरक्षा परिषद के अन्य सदस्य हैं, जिसके कारण यूरोपीय संघ अमेरिका व अन्य देशों की नीतियों को प्रभावित करने का कार्य करता है। यानी यूरोपीय संघ में यूरोप के अन्य देश भी हैं, चाहे वो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हों चाहे अस्थायी सदस्य हों। अतः अमेरिका के प्रभाव को रोकने के लिए यूरोपीय संघ हमेशा तत्पर रहता है। चीन के साथ मानवाधिकार के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मुद्दों पर भी संघ ने धमकी या संयुक्त शक्तियों का उपयोग करने का कूटनीतिक, आर्थिक निवेश तथा बातचीत जैसी प्रभावी नीतियों को अपनाता है, ताकि विश्व मंच पर समरसता बनी रहे। अब है यूरोपीय संघ की सीमाएं। यूरोपीय संघ की सीमाएं देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में यूरोपीय संघ जो है आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को प्रभावित करने में सक्षम मानी जाती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देखा जाए यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक मुद्दों को प्रभावित करने के लिए अपने आप में क्या है, सक्षम है। किसी भी मसले को सुलझाने में क्या यूरोपीय संघ सक्षम है। किंतु इसके सदस्य देशों की स्वयं की विदेश और रक्षा नीति होने के कारण कई अवसरों पर, यानी यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश हैं, उनके स्वयं के रक्षा नीति होने के कारण कई अवसरों पर एक दूसरे के विरुद्ध होती दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे इराक अमेरिकी हमले में
ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे टोनी ब्लेयर ने अमेरिका का साथ दिया, जबकि जर्मनी और फ्रांस इसके क्या थे, विरुद्ध थे। तो कभी कभी इनके पास अपनी शक्तियों का है और कभी कभी ये आपस में टकरा भी जाते हैं या विरुद्ध कार्य कर देते हैं। इसके देखिए, इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में शामिल थे। यूरोप के कुछ देश में यूरो मुद्रा लागू किए जाने को लेकर भी यूरोपीय देशों में मतभेद है कि यूरोपीय संघ का मुद्रा है, इसे क्यों अन्य सदस्य देशों में लागू किया गया, इसके भी मतभेद उत्पन्न हो गए, जिसके कारण ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, एक ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था मार्गरेट थैचर, ने ब्रिटेन के यूरोपीय बाजार से अलग रखा। इसके अतिरिक्त डेनमार्क और स्वीडन ने भी मास्ट्रिक्ट की संधि की ओर साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का विरोध किया और इस तरह यूरोपीय संघ के गठन हेतु एक संधि एक संस्थापक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इसे ही मास्ट्रिक्ट संधि के नाम से जाना जाता है। अब है अगला टॉपिक, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। हम लोग यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ चुके, अब दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसे आसियान कहा जाता है। इन दक्षिण पूर्वी एशिया के कौन कौन से एशियान संस्था के सदस्य हैं, उन्हीं के बारे में हमें जानना है। दक्षिण पूर्वी एशिया द्वितीय विश्व युद्ध के पहले, जो दक्षिण पूर्वी एशिया है वह सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले युद्ध के समय जापान एवं यूरोपीय देशों का उपनिवेश रहा है। ये देश कहाँ किसके उपनिवेश रहे हैं, यूरोपीय देशों के या जापान के क्या रहे हैं, ये लोग उपनिवेश रहे हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र का आर्थिक और राजनीतिक रूप से काफ़ी शोषण हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दक्षिण एशिया को राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन, राजनीतिक पिछड़ेपन, गरीबी जैसी समस्याओं का बहुत अधिक सामना करना पड़ा। इसलिए दक्षिण एशियाई एवं तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम रखने की दिशा में बांडुंग सम्मेलन, यानी दक्षिण एशिया के देशों में, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में एकता रखने के लिए एक सम्मेलन किया गया जिसका नाम था बांडुंग सम्मेलन। और गुट निवेश आंदोलन जैसे अनौपचारिक प्रयासों से भी अधिक सफलता नहीं मिल रही थी। अतः इन कारणों से 8 अगस्त 1967 को इस क्षेत्र के 5 देशों ने, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र के 5 देशों ने क्या किया, देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर कर दक्षिण पूर्वी एशिया संगठन, जिसे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसे आसियान की स्थापना की गई। उसके बाद हस्ताक्षर करने वाले 5 देशों में कौन कौन से देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये 5 देशों ने मिलकर के एशियान का स्थापना किया। किंतु बाद के वर्षों में बुनी, दरसलमा, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी इस आसियान संस्था में शामिल होने से इसकी संख्या बढ़ करके 5 से क्या हो गई, 10 हो गई। अब आसियान जैसे संगठन का अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण करने की क्या जरूरत पड़ी, दक्षिण एशियाई संगठन का निर्माण करने की क्या जरूरत पड़ी, क्या उद्देश्य थे इस संगठनों का, तो आसियान या दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठनों का क्या उद्देश्य था। पहला उद्देश्य था आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना था तथा इसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्राप्त करना। इस प्रकार आसियान के प्रमुख उद्देश्य देखने को मिलता है। दूसरा, दक्षिण पूर्वी एशिया के राज्यों में शासन के कानूनी स्वरूप, संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमित नियम आधारित क्षेत्रीय शांति एवं स्थायित्व को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में अनौपचारिक रूप से टकराव रहित सहयोगात्मक मेल मिलाप का वातावरण बनाना ही आसियान या यूरोपीय संघ का मेन उद्देश्य था।
आसियान की कार्यशैली को आसियानी शैली के नाम से जाना जाता है। आसियान के कार्यशैली को किस नाम से जाना जाता है? आसियानी कार्यशैली के नाम से जाना जाता है, जिसकी सर्वप्रमुख विशेषता राष्ट्रों की सार्वभौमिकता का सम्मान करना है। आसियान का क्या उद्देश्य है? सार्वभौमिक राष्ट्रों की सार्वभौमिकता का सम्मान करना ही इसका उद्देश्य है। अब देखिए आसियान के अंग, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों जो संगठन है आसियान, उसके कौन कौन से अंग हैं? देखिए आसियान ने वर्ष 2003 में आसियान सुरक्षा समुदाय बनाया, आसियान आर्थिक समुदाय बनाया, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का भी गठन किया। आसियान सुरक्षा समुदाय का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय विवादों को बिना सैन्य संघर्ष के आपसी सहमति और बातचीत समझौते के माध्यम से हल करना था और आसियान देशों की सुरक्षा और विदेश नीति फॉरेन पॉलिसियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच आसियान रीजनल फोरम की स्थापना भी की गई, जो आसियान के अंग माने जाते हैं। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों के लिए साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार कर आसियान के सामाजिक सांस्कृतिक सामुदायिक विकास में सहयोग प्रदान करना था। अब अगला टॉपिक है दक्षिण पूर्वी एशिया में आसियान की भूमिका। हम अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे।